हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 11 है डायरेक्ट इन्वर्स एंड प्रोपोर्शन है उसका एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 1 को ध्यान से समझिएगा कि द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ इज 210 रुपीज। टेबुलेट द कॉस्ट ऑफ 2, 4, 10 एंड 13 मीटर्स ऑफ क्लॉथ ऑफ द सेम टाइप। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 मीटर क्लॉथ का जो कॉस्ट है 210 रुपीज है, तो टेबुलेट द कॉस्ट 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 13 मीटर का कॉस्ट कितना होगा। टेबल की फॉर्म में आपको आंसर देना है कि 5 मीटर क्लॉथ का जो कॉस्ट है वो 210 रुपीज़ है, तो 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर और 13 मीटर का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है। अब हिंदी वाले सुनिए। एक विशेष प्रकार के 5 मीटर कपड़े का मूल्य 210 रुपये है। इसी प्रकार के 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर और 13 मीटर कपड़े के मूल्यों के एक सारणी बनाएगी। मूल्यों के लिए एक सारणी बनानी है, यानी टेबल बनानी है और इनकी कॉस्ट आपको फाइंड करनी है कि 2 मीटर कपड़े का जो मूल्य है वो कितना होगा, 4 मीटर क्लॉथ का कितना होगा, 10 मीटर क्लॉथ का कितना होगा और 13 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट कितना होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को ध्यान से देखिए। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट क्वांटिटी को मान लो आप। देखिए फर्स्ट क्वांटिटी मीटर होगी, यहाँ पे क्लॉथ तो जो मीटर में दिया हुआ लेंथ है क्लॉथ की वो होगी फर्स्ट क्वांटिटी, और सेकंड क्वांटिटी होगी कॉस्ट ऑफ क्लॉथ, जो इनकी कॉस्ट है, मूल्य है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन और यहाँ पे लेट द लेंथ ऑफ क्लॉथ की जो लंबाई है वो आपने मान लिया एक्स है। ठीक है, मीटर में मान लो, इन मीटर में ले लिए, चलो। एंड सेकंड क्वांटिटी लेट द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ की जो कॉस्ट है वो आपने मान लिया वाई इन रुपीज। कॉस्ट क्या होती है, रुपीज में होती है, इन रुपीज। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट, हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे। देखिए, अब मैं पहले इन दो लाइन का मतलब हिंदी के लिए लिखवा रहा हूँ कि माना कपड़े की लंबाई को मान लिया आपने एक्स, और इन मीटर में, यानी मीटर में, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, मीटर में, एम का मतलब मीटर हो गया, तथा लेट द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ की जो कॉस्ट है उसको क्या मानेंगे हिंदी वाले, माना कपड़े का मूल्य। हिंदी वाले ऐसे लिखेंगे, माना कपड़े का मूल्य, इसको मानना है वाई और ये रुपीज में है तो रुपए में। ठीक है, रुपए में, ऐसे हिंदी वालों को लिख देना है। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे इसको, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार लिख करके देखिए ध्यान से। यहाँ पर आपको क्या करना है, टेबल बनानी है। ठीक है, कैसे बनाओगे टेबल, सबसे पहले स्केल के द्वारा आपको लाइन खींचनी है विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, स्केल की सहायता से आपको ऐसे लाइन बनानी है और एक बॉक्स बनाना है, प्रोपोर्शन की टेबल बनानी है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट बॉक्स में लिखते हैं फर्स्ट क्वांटिटी, सेकंड बॉक्स में सेकंड क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, बॉक्स को आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि देखिए आपके पास क्या गिवन है, 2 मीटर है, 4 मीटर है, 10 मीटर है और 13 मीटर है, और यहाँ पर 5 मीटर भी है, तो यानी 5 बॉक्स बनेंगे, 1 2 3 और 4 5 बॉक्स। ठीक है, ऐसे बना दिया आपने। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वांटिटी क्या है, मीटर है। ठीक है, क्लॉथ की जो मतलब लेंथ है मीटर में वो है, तो देखिए एक्स है यहाँ पर क्लॉथ की लंबाई यानी लेंथ है, तो देखिए जब 2 मीटर होगा कपड़ा तो इसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर वाई कॉस्ट है कपड़े की, तो नहीं पता आपको कितनी है, तो यहाँ पर मान लो y2, y1, ये y है तो ये y1 होगा। ठीक है, अब देखिए अगर 4 मीटर आपने कपड़ा लिया है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, y, वो नहीं पता है, इसको y2 मान लो आप फिलहाल। ठीक है, अगर देखिए इसको आपको असेंडिंग में लिखना है, पहले छोटा नंबर फिर बड़ा है फिर बड़ा। ठीक है, पहले 2 लिखा है फिर 4 फिर 5 आएगा। ठीक है, 5 यहाँ पे लिखा हुआ है। 5 मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट है वो आपको दे रखी है 210 रुपीज़।
तो यहाँ लिख लो 210 रुपीज़, ठीक है। चलो अब देखिए 5 हो गया। 10 मीटर अगर क्लॉथ हो जाता है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 10 मीटर, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी वो आपको निकालना है। तो ये y2, ये y3, ये y4 की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर क्लॉथ 13 मीटर हो, 13 मीटर हो, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी y5, वो भी आपको निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए ज़रा इसको सॉल्व करेंगे। टेबल आपने बना दिया है, टेबुलेट कह रहा था, यानी टेबल बनाना था आपको, सारणी बनानी थी, तो सारणी आपने बना दिया है। अब आपको इनकी कॉस्ट फाइंड करना है। और 2 मीटर कपड़े का मूल्य यानी y1 है, 4 मीटर कपड़े का मूल्य y2 है, 5 मीटर कपड़े का मूल्य 210 ये हमें गिवन था, और 10 मीटर कपड़े का मूल्य y4 है, और 13 मीटर कपड़े का मूल्य y5 है। यानी कॉस्ट इनकी क्या है, 10 मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट है y4 है, और इसमें 13 मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट बनी है वो y5 बनी है। अब आपको y1, y2, y4, y5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते देखिए ध्यान से। अब डियर स्टूडेंट, लॉजिक क्या लगाना आपको, देखिए फर्स्ट क्वांटिटी x है 2, 4, 5, 10, 13, यानी फर्स्ट क्वांटिटी क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है। देखिए अगर 2 मीटर आपने कपड़ा लिया तो उसकी कॉस्ट कितनी रही होगी, मान लो 10 रुपये रही होगी। अगर आप 4 मीटर कपड़ा लेते हो तो ये कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर 2 मीटर की मान लो 4 है, तो 4 मीटर कितनी होगी, डबल हो जाएगी। यानी अगर कपड़ा जितना ज़्यादा लोगे आप, उतनी ही उसकी जो कॉस्ट होगी वो भी इंक्रीज होगी, मूल्य भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है। अगर दोनों क्वांटिटी एक साथ इंक्रीज हो रही है तो इन दोनों क्वांटिटी को डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखोगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे कि सिंस x और y क्वांटिटी, ठीक है, x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि चूंकि x और y प्रत्यक्ष अनुपात में, प्रत्यक्ष अनुपात में, ठीक है, ऐसे लिखना है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है प्रत्यक्ष अनुपात, तो वही हिंदी वालों को लिख देना है। अब देखिए आगे, इसके बाद क्या करोगे, अगर ये दोनों क्वांटिटी प्रोपोर्शन में है तो आपको फॉर्मूला पता है कि x1 y1 अपॉन x2 y2 अपॉन x3 y3 अपॉन x4 y4 अपॉन x5 y5, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो 2 अपॉन y1 है ये इसका रेशियो, और जो 4 अपॉन y2 है इसका रेशियो इक्वल होगा, और जो 5 अपॉन में 210 है इसका रेशियो इक्वल हो जाएगा, और 10 अपॉन में y4 इसका रेशियो इक्वल हो जाएगा, और 13 अपॉन में y5 इसका रेशियो भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों क्वांटिटी प्रोपोर्शन में है तो इनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट रहता है, इक्वल रहता है हमेशा, ठीक है। तो वैसे आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब यहाँ से देखिए इन दो रिलेशन से आप यहाँ पर y2 निकाल लो। जैसे आपके पास y2 आ जाएगा फिर आप यहाँ से y1 निकाल सकते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए सिंस 4 अपॉन में y2, इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को इक्वल लेके चल रहा हूँ पहले। 5 अपॉन में 210, ठीक है, 5 से कट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, और 5 2 जा 10, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है y2 का 1 से, तो y2 1 जा y2, और 42 का मल्टीप्लाई करा दूँ 4 से, तो 4 का इंटू करो, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ठीक है। तो यानी 168 रुपीज़, 168 रुपीज़ क्या हो गया, y2 हो गया, ठीक है। यानी अगर 2 मीटर कपड़ा और 4 मीटर कपड़ा आप लेते हो तो उसकी कॉस्ट कितनी होती है, 168 रुपीज़ होती है, ठीक है। तो ये आपने निकाल लिया है। इसी प्रकार हम y5, y4, y1 की वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करूँगा, देखिए इसकी वैल्यू मेरे पास है, चाहो तो आप ये दोनों लो या तो आप ये दोनों लो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को लेकर चल रहा हूँ फिलहाल। तो 2 अपॉन में y1 इक्वल लेकर चल रहा हूँ मैं 4 अपॉन में y2। अब देखिए यहाँ से आपने y2 की वैल्यू निकाल लिखी है। देखिए यहाँ पर 4 सेम रहेगा, और अब देखिए पहले ध्यान से, 4 सेम रहेगा, y2 की वैल्यू कितनी है, 168 है। तो कट कर लो 4 से, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16,
4 2 जा 8, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अब y1 के 1 से, y1 जा y1, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। 84 रुपीज़ कितना होगा, 84 रुपीज़ होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 मीटर कपड़ा आप लेते हो तो उसकी कॉस्ट होती है 84 रुपीज़। कितनी होती है, 84 रुपीज़। चलो अब इसी प्रकार हम आगे निकालेंगे। सिमिलरली देखिए यहाँ पर आपने इस टेबल में देखिए पहले y1 की वैल्यू निकाल दी है, y2 की निकाल दी है, y4 y5 निकालनी है। तो अब सिंस देखिए y4 निकालने के लिए इन दोनों क्वांटिटी को मैं इक्वल लेकर चल रहा हूँ, यानी इसको देखिए यहाँ पर देखिए 5 अपॉन में 210 क्वांटिटी हो गया, और ये वाली क्वांटिटी 10 अपॉन में y4, इनको इक्वल लेकर चल रहा हूँ। यहाँ से मैं y4 निकाल दूंगा, ठीक है। कैसे देखिए 5 से कट कर लो पहले, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 1 कैरी, 5 2 जा 10, ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो y4 का 1 से, तो y4 1 जा y4 और 42 का 10 से करो तो 420 हो जाएगा रुपीज़, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ है देखिए कि अगर 10 मीटर क्लॉथ रहेगा तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 420 रुपीज़ होगी। 10 मीटर अगर कपड़ा होगा तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 420 रुपीज़ होगी, ठीक है। y5 निकालने के लिए या तो आप ये क्वांटिटी इक्वल लेकर चलो, तो मैं यही करता हूँ। देखिए सिंस मैं क्या करूँगा, y5 को निकालने के लिए 5 अपॉन में 210 इक्वल लेकर चलूँगा 13 अपॉन में y5 की, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो जरा आप। 5 से कट करो, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 1 कैरी, 5 2 जा 10, तो 1 अपॉन में 42 इक्वल टू 13 अपॉन में y5। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है। देखिए ध्यान से y5 का 1 से मल्टीप्लाई y5 और 13 का 42 से इंटू करो, तो 13 2 जा कितना होगा 26, 6 कैरी 6 होगा 2 कैरी, ठीक है। 13 2 जा 26, 2 कैरी और 13 4 जा 52 और 52 और 2 कितना होगा 54, ठीक है। तो ये होगी आपका 546 रुपीज़ होगी, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट 13 मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, 546 रुपीज़ होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। ऐसे आपको बिल्कुल इसको सीक्वेंस में सॉल्व करना था, इसको एक बार ध्यान से देख लिया आप। अब डियर स्टूडेंट एग्जांपल 2 को ध्यान से देखिए। एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर्स हाई कास्ट अ शैडो ऑफ 10 मीटर्स, फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री डेट कास्ट अ शैडो ऑफ 15 मीटर्स अंडर सिमिलर कंडीशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर हो, यानी 15 मीटर हो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इंग्लिश वाले पहले इसको समझिए कि एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर्स हाई, यानी एक इलेक्ट्रिक पोल है उसकी जो हाइट है 14 मीटर है, और उसकी जो शैडो है यानी कास्ट ऑफ शैडो, जो उसकी शैडो बनती है वो 10 मीटर बनती है। फिर फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री, सेम कंडीशन में एक ट्री है, एक पेड़ है, उसकी शैडो की लेंथ कितनी है 15 मीटर है। तो आपको फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, यानी हाइट आपको फाइंड करनी ट्री की, ठीक है। जो एक सेम मतलब ट्री है, सेम कंडीशन में एक ट्री होगा, पेड़ होगा, उस पेड़ की छाया कितनी बनती है 15 मीटर बनती है, तो उसकी हाइट कितनी होगी वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। अब हिंदी वाले समझे पहले इसको। देखिए 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया, यानी एक खंभा है 14 मीटर ऊंचा और उसकी छाया यानी शैडो कितनी है 10 मीटर है। समान स्थितियों में, यानी कंडीशन बिल्कुल सेम है, समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी अब एक खंबे के साथ ही एक पेड़ होगा तो उस पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी, हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है, जबकि उसकी जो शैडो है 15 मीटर है। उसकी छाया कितनी है पेड़ की 15 मीटर है, हाइट पूछ रहा है। देखिए यहाँ से अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश वाले बच्चे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लेट, ठीक है। फर्स्ट क्वांटिटी को क्या मानोगे, फर्स्ट क्वांटिटी आपको माननी है हाइट ऑफ पोल या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो कि पोल भी ऑब्जेक्ट है और ट्री भी ऑब्जेक्ट है। और सेकंड में लेंथ ऑफ शैडो, तो यहाँ मान लो पहले कि लेट द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो वस्तु की ऊंचाई है वो आपने मान ली x, यानी ऑब्जेक्ट क्या मान ली x मान ली, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो आपने मान ली x इन मीटर में मान लिया है। फिर एंड लेट द लेंथ ऑफ शैडो,
लेंथ ऑफ शैडो, शैडो की जो लंबाई है यानी छाया की लंबाई है वो आपने y मान लिया और ये भी मीटर में गिवन है, इन मीटर। फिर ठीक है, अब हिंदी वालों को लिख रहा हूँ इन दोनों का मतलब। हिंदी वाले क्या लिखेंगे देखिए कि माना वस्तु की ऊंचाई, पेड़ भी वस्तु है और पोल भी वस्तु है, तो माना वस्तु की ऊंचाई, माना वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। पेड़ भी वस्तु है और जो पोल है वो भी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, तो माना वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई को मान लो आप एक्स, सेम यही मानना एक्स। हिंदी वालों को बस ये हिंदी में लिखना, बाकी ये सेम मानना पड़ेगा। एक्स और मीटर में तो एम और मीटर में, ठीक है। एम का मतलब क्या हो गया, मीटर में हो गया। तथा वस्तु की छाया की लंबाई, ठीक है। वस्तु की छाया की लंबाई आपने मान ली y, ये भी मीटर में है, ये भी क्या है, मीटर में है। अब इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंग्लिश वाले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और हिंदी वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले एक टेबल बनाना है और टेबल दोनों में कॉमन रहेगी, हिंदी वाले भी सेम टेबल बनाएंगे, इंग्लिश वाले भी सेम टेबल बनाएंगे, ठीक है। चलो अब देखिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपने x मान, तो फर्स्ट क्वांटिटी को आपने क्या माना था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माना था x, और सेकंड क्वांटिटी को आपने माना था लेंथ ऑफ शैडो y, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फिल करना, देखिए क्वेश्चन में देखते पहले ध्यान से, यहाँ पर देखिए 14 मीटर जब हाइट है तो कास्ट एज शैडो, यानी उसकी शैडो कितनी है, 10 मीटर है, तो 14 मीटर पे शैडो होगी 10 मीटर। फिर आगे क्या लिखा, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, अब ट्री की हाइट आपको फाइंड करनी है, तो हाइट यानी ऑब्जेक्ट की हाइट आपने x मानी है, इसको मान लो आप x2, और उसकी शैडो कितनी है ट्री की, 15 मीटर शैडो है, तो शैडो 15 मीटर होगी या हाइट x2 होगी, ठीक है। जब शैडो 15 मीटर है तो हाइट क्या होनी चाहिए ट्री की, तो वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये टेबल दोनों में कॉमन रहेगी। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, सिंस एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, चूंकि एक्स और वाई प्रत्यक्ष अनुपात में है, डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष अनुपात में है, ठीक है। तो यही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर कि चूंकि x और y प्रत्यक्ष अनुपात में है, अगर प्रत्यक्ष अनुपात में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो फॉर्मूला क्या बनता है देखिए, x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2, तो x1 की वैल्यू क्या 14 और y1 की वैल्यू 10, x2 की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है, y2 15 है, इसको सॉल्व कर लो बस आप यहाँ पर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये तो पहले इसको 5 से कट कर लो, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 2 1 = 2, 2 7 = 14, तो 7 अपॉन में 1 और x2 अपॉन में 3, इतना बच जाएगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, x2 1 = x2, 7 3 = 21 मीटर। तो देयरफॉर इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री, जो हाइट ऑफ ट्री होगा वो x2 था, उसकी वैल्यू 21 मीटर होगी। और हिंदी वाले लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, अतः पेड़ की ऊंचाई x2 बराबर 21 मीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे, इनको बिल्कुल सही से नोट करें।